प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 4। ध्यान देना, ये प्रमेय है, एक फलन अवकलनीय फलन है और ये एक प्रकार का सी अचर फलन है। तो किसी भी अचर फलन का जो अवकलन होता है, यदि उस अचर फलन के साथ कोई फलन का गुणनफल हो, यानी एक राशि या किसी भी अन्य प्रकार के फलन का गुणनफल हो, जैसे हम लोग साइन एक्स फलन यानी त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन या अचर फलन, किसी भी फलन का इस अचर फलन के साथ गुणनफल हो, तो उसका वास्तव में अवकलन क्या होता है, इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फलन जो कि दिया हुआ है वो एक अवकलनीय फलन है। तो हम जानते हैं कि यदि यह अवकलनीय फलन है तो ये प्रथम सिद्धांत को फॉलो करता है। इसका मतलब ये प्रथम सिद्धांत के सूत्र से एफ डेक्स ऑफ एक्स का जो मान होता है वो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे में एच के इक्वल होता है। अब हमारे पास जो एक्स फंक्शन है यानी एफ डेक्स ऑफ एक्स, ये फंक्शन जो है उस फंक्शन का मान हमारे पास है सी इंटू एफ एक्स। इसका मतलब कि अगर हमें इस फंक्शन का मान c इंटू एफ एक्स दिया है तो हम जब भी एफ एक्स प्लस एच का मान रखेंगे तो यहाँ पर जो अचर राशि है उसको बाहर की तरफ लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है, इसलिए हम एक्स के स्थान पर लिखेंगे एक्स प्लस एच, ये लिख दिया। माइनस में इस एफ एक्स का मान एफ एक्स है, यहाँ रख दिया, और c इसके साथ एक गुणनफल के रूप में, ये अचर फलन है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि यदि हम इस दोनों पदों में से c को कॉमन लेकर के बाहर लिख लें तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पूरे के बटा में h हो जाएगा। अब इस क्वांटिटी को आप क्या कहते हो? इस क्वांटिटी को हम लोग लिखा है कि एफ डेक्स ऑफ एक्स समान लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पूरे के बटे में h के बराबर होता है। तो इस पूरी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं एफ डेक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया c इंटू एफ डेक्स ऑफ एक्स। तो ये जो हम लोगों ने फंक्शन लिखा था, इस फंक्शन का जो प्रथम कोटि के रूप में अवकलन आया है उसका मान c इंटू एफ डेक्स ऑफ एक्स से इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है 5 इंटू साइन एक्स। 5 इंटू साइन एक्स का हमें क्या करना है? अवकलन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो प्रकार के फलन दिखाए गए हैं। इनका हम लोग या तो गुणनफल नियम से अवकलन करें या आप चाहो तो इसको इस सूत्र की सहायता से भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके हल कर सकते हो। देखो, सबसे पहले काम है कि 5 को हम लोग बाहर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने अभी अवकलन किया कि जो अचर फलन का किसी फलन के साथ गुणनफल होता है तो उसको बाहर रखते हुए उस एक्स चराती वाले फलन का या किसी भी विशेष प्रकार के फलन का अवकलन कर लेते हैं। इसका मतलब 5 को बाहर ले करके इस साइन एक्स का हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, तो साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन cos x आ गया। तो पूरी तरह से मान हमें 5 इंटू cos x यानी 5 cos x प्राप्त हुआ। ये आपका आंसर जाएगा। अब मान लो इसी प्रकार से 2 इंटू ई की पावर x है और इसका हमें इस सूत्र की सहायता से अवकलन करना है। तो यहाँ पर e की पावर x के साथ 2 यानी अचर वाले का गुणनफल है। तो इस अचर को हम लोग बाहर रखेंगे और e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम जानते हैं e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। तो ये पूरी तरह से वैल्यू निकल कर आएगा 2 इंटू ई की पावर x, यानी 2e की पावर x का अवकलन 2e की पावर x ही होगा। इसी प्रकार से हम अन्य प्रकार का फलन लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक फंक्शन है 5 log x प्लस 4। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो प्रकार का फलन दिखाई दे रहा है। ये एक प्रकार से योगफल या इसको हम लोग श्रृंखला नियम के आधार पर भी हल करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के फलन हैं, एक तो गुणनफल के रूप में log x के साथ है और दूसरा धनात्मक के रूप में 4 लिखा है। इसका हम लोग बारी बारी से अवकलन कर सकते हैं। तो बारी बारी से अवकलन करने का मतलब इनको हम 2 बार से अवकलन करेंगे। पहला 5 log x का अवकलन x के सापेक्ष प्लस 4 का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर इसका फिर से अवकलन बारी बारी से होगा। यहाँ पर इसमें हम कौन सा नियम लागू करेंगे? ये वाला नियम। यहाँ पर
log x के साथ एक अचर फलन है 5, इसको बाहर रखते हुए log x का x के सापेक्ष d/dx ऑफ log x प्लस 4 का डेरिवेटिव यानी कि 4 का अवकलन x के सापेक्ष d/dx ऑफ 4 लिखेंगे। अब जानते हैं कि किसी भी अचर का अवकलन 0 होता है और log x का अवकलन 1/x और 5 का यहाँ गुणनफल रहेगा और ये पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो 5/x इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। जी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के फलनों का अवकलन है। इनका मिला जुला भी सवाल दिया जा सकता है या अलग अलग सवाल दे सकते हैं या इनका पूरी तरह से प्रयोग करके गुणनफल, भागफल, योगफल हर प्रकार से सवालों को बनाकर दिया जा सकता है जिसका हमें अवकलन करना होता है। अब इसी प्रकार से पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 ये एक श्रृंखला नियम है और वास्तव में इसमें दो फलनों का संयोजन होता है जिसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, यानी कि दो फलनों का संयोजन। इस थ्योरम में मान लो एक फलन है, वो एक वास्तविक मान फलन है। वास्तविक मान फलन का मतलब यहाँ कंपोजिट फंक्शन से है कि दो फलनों का संयोजन हो। जैसे यहाँ y बराबर f ऑफ gx है, यहाँ पर एक प्रकार से एक फंक्शन है और इस फंक्शन का मान भी एक gx फंक्शन है, यानी इसके अंदर भी एक gx फंक्शन है और इसको कुछ समय के लिए अगर x माना जाए तो यह इस फलन का भी फलन है। इसका मतलब ये कुछ समय के लिए x मानोगे तो यहाँ एक फलन x चराती में बनेगा और फिर उस x का मान gx है तो हम यहाँ पर gx फंक्शन भी एक ले मान सकते हैं। ये दो संयुक्त फलन है। तो देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। यदि एक फलन अवकलनीय फलन है, यानी कि ये f है, ये एक अवकलनीय फलन है। अगर यह अवकलनीय फलन है तो हमने मान लिया कि ये जो y बराबर f ऑफ gx लिखा है, इसमें अगर gx को हम लोग ले लेते हैं u के इक्वल, तो u बराबर हमने gx माना, तो अब यहाँ पर इसके स्थान पर u रखेंगे तो ये वास्तव में y बराबर fx के बराबर fu के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर fu प्राप्त हुआ। अब इस प्रकार से दो फलन यहाँ पर प्राप्त हो गए। इन दोनों का हम लोग उन्हीं चरराशियों के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो दोनों फलनों का हमने क्या किया, पहले वाले का x के सापेक्ष और दूसरे वाले का u के सापेक्ष अवकलन किया। तो इस वाले फंक्शन का x के सापेक्ष du/dx बराबर gx फंक्शन का अवकलन d/dx ऑफ gx। ठीक है, इसी प्रकार से y बराबर fu का अवकलन करेंगे u के सापेक्ष, dy/du होगा y का और fu का अवकलन u के सापेक्ष d/du ऑफ fu। अब यहाँ से वास्तव में हमें इस फंक्शन का dy/dx हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx बराबर du/dx गुणे dy/du। अब इन दोनों मानों को रख करके हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस परिणाम को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे और इसको हम लोग कहते हैं श्रृंखला नियम। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले एक एग्जांपल हमने लिया है d/dx ऑफ sin 5x। मान लो हमें sin 5x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये साइन फलन है और हम लोगों ने sin x का अवकलन सीखा कि sin x का अवकलन क्या होता है। हमारे पास जो फार्मूला है वो sin x का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर x स्थान पर ये एक प्रकार से बहुपद फलन 5x लिखा है। तो ये तो हम लोग sin 5x का सूत्र जानते नहीं हैं, हम लोगों ने तो sin x का अवकलन पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर कंपोजिट फंक्शन है, जैसे यहाँ पर sin और एक बहुपद फलन है, तो इसमें इस बहुपद फलन को हम लोग u मान लेते हैं। मान लिया कि u बराबर 5x है। अब u बराबर 5x मान लेंगे कुछ समय के लिए, तो इस 5x के स्थान पर u लिखेंगे तो ये बन जाएगा y बराबर sin u। और ये जो त्रिकोणमितीय फलन है ये u चरराशि का एक फलन बन गया। अब उसी प्रकार से जैसे हमने आपको एग्जाम्पल प्रूफ करके दिखाया, यानी इस फॉर्मूले में कि इन दोनों फलनों का हम लोग उन्हीं चरराशियों की सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर u बराबर 5x का अवकलन x के सापेक्ष और y बराबर sin u का अवकलन u के सापेक्ष करने पर, तो इस वाले फंक्शन का du/dx होगा
और 5x का अवकलन d/dx x के सापेक्ष में। उसी प्रकार से दूसरे फलन का dy/du इक्वल टू साइन यू का अवकलन u के सापेक्ष। ठीक है, ये u लिखा है d/du ऑफ साइन यू। अब साइन यू का हम लोग अवकलन जानते हैं, ये चर राशि कुछ भी हो, हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स। तो अगर x के स्थान पर u लिखा है तो हम लोग कास u लिख देंगे। उसी प्रकार से 5x एक प्रकार का बहुपद फलन है। आप जानते हो बहुपद फलन का अवकलन उनके घातों को कम करके लिखा जाता है। मतलब कि 5x का अवकलन है करना है तो x का जो घात है उसको हम लोग आगे लाते हैं, तब 5 में गुणे करके 1 लिखोगे तो 5 कम 5 ही होगा, और x में से एक घात कम करने पर x की पावर 0 आएगा। तो x की पावर 0 का मान 1 होता है, तब पूरी तरह से 5 प्राप्त होगा। या आप जानते ही हो हमने एक प्रकार से सिद्ध किया था कि किसी भी रैखिक बहुपद का अवकलन उसमें से एक अचर मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अब हमें निकालना है dy/dx। तो यहाँ से dy/dx का मान आएगा जो कि हमने फॉर्मूला में पढ़ा था, dy/du गुणे du/dx। मान रखेंगे dy/du का मान यहाँ पर cos u है। ठीक है, क्योंकि हमारा फलन किस चराती में चाहिए, u चराती में चाहिए, है ना, सॉरी x चराती में। तो यहाँ से हम लोग एक और काम कर सकते हैं, जबकि हमारा जो सवाल था वो x चराती का था, तो हमने इस u को माना था 5x। तो जो यहाँ पर u दिखाई दे रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू कास, और u के स्थान पे क्या लिखोगे 5x। ये हो गया 5x, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि जिस चराती में हमारा फलन है उसी चराती में हमें आंसर भी चाहिए, तो हमने कुछ समय के लिए इसको u प्रतिस्थापन करके एक प्रकार से श्रृंखला नियम को लगाया, जिससे ये काम आसान बन गया। तो अब इसको मैं दूसरे तरीके से हल करके दिखाता हूँ। आप चाहो तो एक दूसरा छोटा सा तरीका अपना सकते हो। वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिससे हमें फलन दिया गया है y sin 5x, तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो। सेकेंड मेथड में देखो, सेकेंड मेथड y sin 5x लिखा गया है। आप क्या करो, इसका x के सापेक्षी अवकलन करना शुरू कर दो। तो dy/dx यानी y का अवकलन dx यानी x के सापेक्ष y का अवकलन dy/dx इक्वल टू, अब ध्यान से देखना यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर sin 5x लिखा है, तो इस 5x को कुछ समय के लिए x मान लो। यदि हम y sin 5x में इस 5x को कुछ समय के लिए x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा sin x, और sin x का अवकलन हम जानते हैं क्या होता है। sin x का अवकलन होता है, sin x का अवकलन होता है cos x। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर d/dx ऑफ sin 5x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये क्या करेंगे, sin 5x इसको हमने x माना था कुछ समय के लिए, तो ये बन जाएगा cos x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x को हमने क्या माना था 5x, तो यहाँ लिखेंगे 5x। अब ध्यान रखना, हमने इसको कुछ समय के लिए x माना था तो cos x लिख दिया, और जो x के स्थान पर है उसको फिर से अवकलन करेंगे, यानी d/dx ऑफ 5x। फिर से समझो, sin 5x में हमने 5x को कुछ समय के लिए x माना, तो sin x का अवकलन cos, और ये पूरा x, और x के स्थान पर जो 5x लिखा है उसको फिर से हम लोगों ने x के सापेक्ष अवकलन किया। अब यहाँ से फाइनल आंसर आएगा cos 5x गुणा 5x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 5x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको प्राप्त होगा dy/dx ऑफ y इक्वल टू 5 को आगे लिख सकते हैं, यानी कि 5 cos 5x। ये आपका आंसर प्राप्त होगा। आप चाहो तो इस मेथड से लगाओ या श्रृंखला नियम के आधार पर भी लगा सकते हो। तो इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू e⁻log x। इसमें हमने इसी प्रकार से दोनों को, इस log x को हमने u मान लिया, तो हमारा पूरा फंक्शन बन जाएगा यहाँ u रखने पर e⁻u। अब e⁻u का अवकलन e⁻u ही होगा, क्योंकि e⁻x लिखा हो तो उसका अवकलन
ई की पावर एक्स होता है। तो यहाँ पर जब u चरराशि का फंक्शन है तो ई की पावर u का अवकलन ई की पावर u होगा। तो अब यहाँ पर दोनों का उन्हीं चरराशियों में इसका x के सापेक्ष और इस फंक्शन का u के सापेक्ष अवकलन किया। तो अवकलन करने पर log x का अवकलन 1/x और ई की पावर u का अवकलन ई की पावर u। इस प्रकार से dy/dx का मान क्या आएगा, dy/du गुणे du/dx। dy/du का मान ई की पावर u है और du/dx का मान 1/x है। अब इन दोनों को हल करो, e की पावर u/x। अब हमारा फंक्शन किस में था, हमारा फंक्शन x चरराशि में था। तो हमें u क्या लिया था, हमने u को हमने माना था log x। तो यहाँ पर लिख सकते हो log x। इसका मतलब dy/dx ऑफ e की पावर u का मतलब log x आप पूरे के बटे में x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहो तो छोटे तरीके से अपना सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने शॉर्ट तरीका अपनाया तो इसको ऐसे लगा सकते हैं सेकेंड मेथड के रूप में। ध्यान देना, जैसे y बराबर लिखा है ई की पावर log x। तो अब क्या करो, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर ई की पावर log x। जिससे यहाँ पर हम लोग ई की पावर log x को कुछ समय के लिए x मानेंगे तो ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ऐसे मेथड अपना सकते हैं, d/dx ऑफ ई की पावर log x का अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy/dx ऑफ ई की पावर log x का, यानी इसको कुछ समय के लिए x मानने पर ई की पावर x, तो इसको लिखेंगे ई की पावर x यानी पूरे log x। और जो x के स्थान पर है उसका फिर से अवकलन d/dx ऑफ log x। अब यहाँ से फाइनल आंसर आएगा d/dx ऑफ y बराबर, यहाँ से इसको सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होगा, ई की पावर log x गुणा log x का अवकलन x के सापेक्ष 1/x, और इसको सॉल्व करने पर ई की पावर log x बटे में x, ये आपका आंसर आएगा dy/dx ऑफ y का। तो इस प्रकार से आप श्रृंखला नियम का प्रयोग करके आसानी से गुणनफल वाले सवालों को हल कर सकते हो। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जो भी इस नियम पढ़े हैं उनका सार क्या है। देखो, हम लोगों ने अब तक जो भी नियम पढ़े हैं वो एक प्रकार से, पहला था दो फलनों के योगफल का और दोनों फलनों के व्यवकलन का अवकलन। तो अगर दो फलन योगफल के रूप में हैं तो उनका अवकलन करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, पहले फलन का अवकलन प्लस दूसरे फलन का अवकलन। यहाँ पर कई प्रकार के फलन जोड़ घटाना के रूप में हो सकता है, ये जो नहीं है कि दो ही फलन योगफल के रूप में हो। इस प्रकार से 3, 4, 5 कितनों प्रकार के योगफल के रूप में या व्यवकलन के रूप में हो सकता है। और अगला नियम पढ़ा गुणनफल नियम, मतलब कि दो फलन अगर गुणे में हैं, जैसे मान लो पहला फलन और दूसरा फलन, तो इनका अवकलन करने के लिए पहला फलन फिर x के सापेक्ष दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू x के सापेक्ष पहले का अवकलन। उसी प्रकार से भागफल नियम में पढ़ा हमने कि दो फलनों के भागफल वाले का अवकलन करने के लिए दूसरा फलन और x के सापेक्ष पहले फलन का अवकलन माइनस पहला फलन इंटू x के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन, अब पूरे के बटे में दूसरे फलन का होल वर्ग हर के रूप में, यानी कि हर का होल वर्ग। इसी प्रकार से एक कांस्टेंट फंक्शन और उसके साथ कोई मान लो फंक्शन है, मान लेते कि यहाँ पे एक फंक्शन है f(x), जिसको हमने फर्स्ट फलन मान लिया। तो इसका अवकलन करने के लिए उस अचर को हम लोग बाहर निकलते हैं और इस प्रथम फलन का, जो कि कोई भी फलन हो, उसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसी प्रकार से श्रृंखला नियम में हमने देखा अभी कि y बराबर अगर दो फलनों का कंपोजिट है, दो फलनों के संयुक्त फलन हैं, तब उसको हम लोग हल करने के लिए u के बराबर प्रतिस्थापन कर लेते हैं और अंत में dy/dx ऑफ dy/du इंटू du/dx के इक्वल मान रख देते हैं और हमें dy/dx प्राप्त हो जाता है। तो अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है
वो अगले वाली 5.2 प्रश्नावली के लिए सबसे पर्याप्त है। इसमें हम लोग अगले लेक्चर में 1 से लेकर के 5.2 प्रश्नावली में 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इन सभी क्वेश्चनों में हम लोग इन्हीं सभी नियमों का प्रयोग करके हल करेंगे। और दूसरा 9th और 10th वाले जो क्वेश्चन आपको हल करेंगे वो क्वेश्चन हम सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी को समझेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इस डिफरेंशिएबिलिटी को समझने के बाद ही हम लोग 9th और 10th के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपकी ये प्रश्नावली 5.2 मीटर से कंप्लीट हो जाएगी। और उसके आगे की जो प्रश्नावली हैं 5.3 से लेकर के 5.7 तक, वो सभी क्वेश्चन में हम लोग इन्हीं सभी सूत्रों का प्रयोग करके मिक्स के रूप में हल करेंगे। अगर ये आपको पूरी अच्छी तरह से अवकलन आता है तो आप 5.3 प्रश्नावली से लेकर के 5.7 प्रश्नावली तक के कोई भी क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग 5.2 प्रश्नावली के 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।